से पहले अपन बात करते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम की। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब क्या हो गया? क्रोमोसोम्स they have equal number of genes and these genes are present in same order। ठीक, होमो का मतलब ही सेम से होता है। होमो का मतलब क्या होता है? सेम से। अब देखिए, ये आपके पास कोई भी एक क्रोमोसोम, इस पे जीन है ए बी सी डी, और ये आपके पास दूसरा क्रोमोसोम है, इस पे इसी जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म, जैसे स्मॉल ए हो गया, कैपिटल बी हो गया, या ऐसे कर ली कैपिटल ए, स्मॉल बी, सी, ये डी। तो जितने इस क्रोमोसोम पर जीन थे उतने जीन इस क्रोमोसोम पे। जिस ऑर्डर में यहाँ पर थे उसी ऑर्डर में वहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। अब एक चीज देखिए, ये जो दोनों क्रोमोसोम है वो कौन से होंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम। जैसे क्रोमोसोम नंबर 1 को 1 से कंपेयर करें तो बिल्कुल सेम कंडीशन आपको मिलती है, तो वो 1 क्या हो गए? होमोलोगस। इसी तरीके से अपनी बॉडी के अंदर कितने होमोलोगस क्रोमोसोम हैं? कितने हैं? 46 है ना टोटल क्रोमोसोम का नंबर। और फीमेल की बात करें तो 46 का जैसे 23 पेयर है, तो उसमें तो 23 पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम है, पर मेल के अंदर एक्स और वाई अलग अलग होते हैं, वो होमोलोगस नहीं होते। तो वहाँ पर क्या है? 22 पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, उसके अलावा एक्स और वाई अलग से कंसिडर किए जाते हैं। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ एलील की, टाइप्स ऑफ एलील्स। और एलील्स में सबसे पहले अपन बात करेंगे वाइल्ड टाइप वर्सेस म्यूटेंट एलील की। वाइल्ड टाइप और म्यूटेंट एलील क्या होते हैं वो चीज देखिए। देखो, वाइल्ड टाइप का मतलब जिसका फॉर्मेशन नेचर ने काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में किया हो। एक पॉपुलेशन के अंदर मैक्सिमम अमाउंट के अंदर जो एलील मिलता है वो क्या होता है? वाइल्ड टाइप होता है। वो कैसा होता है? वाइल्ड टाइप। और म्यूटेशन से मान लो 10,000 लोग थे, उसमें से 1-2 के अंदर कोई एलील नया आ गया, या 20,000 लोग थे, 1,00,000 थे, उनमें से कुछ में देखने को मिल रहे हैं, तो वो क्या होता है? वाइल्ड टाइप में चेंज होने की वजह से बना, वाइल्ड टाइप में म्यूटेशन की वजह से बना। तो ऐसे नए एलील को आप क्या बोलते हैं? म्यूटेंट एलील। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, वाइल्ड टाइप किसको बोलेंगे? एलील ऑफ ए जीन which present in a population in high number। ठीक है, वेरी हाई नंबर में जो आपको देखने को मिलता है उसको आप क्या बोलते हैं? वाइल्ड टाइप। ठीक है, इन मोस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ ए पॉपुलेशन। ठीक है, म्यूटेंट की अगर बात करें तो म्यूटेंट एलील कौन सा होगा? जो वाइल्ड टाइप में म्यूटेशन की वजह से बना हो, जो पॉपुलेशन में ज़्यादा अमाउंट में हो उसको तो वाइल्ड टाइप बोलेंगे, और उसमें थोड़ा चेंज हो गया था कि नई फॉर्म डेवलप हो गई, तो वो क्या हो गया? म्यूटेंट एलील। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एलील्स दे फॉर्म्स बाय म्यूटेशन इन वाइल्ड टाइप एलील। ठीक है, और इसकी अगर बात करें तो ये बहुत ही कम होते हैं, वेरी लेस नंबर इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के अंदर बहुत ही कम नंबर में आपको ये देखने को मिलते। क्लियर है?
वाइल्ड टाइप और म्यूटेंट का डिफरेंस पता चला। उसके बाद सेकंड बात आती है डोमिनेंट और रिसेसिव की। डोमिनेंट वर्सेस रिसेसिव एलील। डोमिनेंट का मतलब जिसके प्रेजेंट होने की वजह से दूसरे का इफेक्ट नहीं आ रहा, जिसके प्रेजेंट होने की वजह से दूसरे का इफेक्ट नहीं आ रहा हो। तो एक जीन और उसका एलील, भाई एक इंडिविजुअल में तो दोनों चीजें मिल सकती है, एक जीन के दो एलील मिल सकते हैं ना, दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों अलग भी हो सकते हैं। तो एक जीन के कितने एलील मिल सकते हैं? दो, और दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। पर अगर मान लीजिए वो डिफरेंट टाइप के हैं तो एक ने क्या किया, दूसरे के इफेक्ट को रोका हुआ है। जैसे आपने देखा कि जो अपन पाइसम टाइप वाला केस लेते हैं कि कैपिटल टी टॉलनेस को रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल टी ड्वार्फनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पर जब तक कैपिटल टी रहेगा स्मॉल टी का इफेक्ट नहीं आता। तो वहां पर कैपिटल टी क्या हो गया, डोमिनेंट, और ऐसा प्लांट क्या होता है, टॉल होता है। तो ड्वार्फनेस वाले के इफेक्ट को उसने रोका हुआ है। और जैसे कैपिटल टी नहीं होगा, दो स्मॉल टी साथ में आ गए, तो इसका मतलब कैपिटल टी साथ में नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में रिसेसिव एलील अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो डोमिनेंट के बारे में आप ध्यान रखिएगा, डोमिनेंट एलील कौन सा होता है? एलील ऑफ ए जीन विच inhabit expression of another allele, allele of the gene। ठीक है, और जिस एलील ने इफेक्ट को रोका है उसको आप क्या बोल देंगे, डोमिनेंट, और जिसका इफेक्ट रुका है उसको क्या बोल देंगे, रिसेसिव। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मोस्ट ऑफ वाइल्ड टाइप एलील जो है, एलील जो है वो कैसे होते हैं, डोमिनेंट। ठीक है, और रिसेसिव एलील की अगर बात करें तो वो कौन सा है, एलील देयर इफेक्ट डू नॉट occurs in presence of dominant allele। डोमिनेंट एलील के प्रेजेंस की वजह से उसका इफेक्ट अगर नहीं आ रहा है तो उस एलील को आप क्या बोलते हैं, रिसेसिव एलील। मोस्ट ऑफ म्यूटेंट एलील किस टाइप के होते हैं, रिसेसिव टाइप के। तो ये भी ध्यान रखिएगा, मोस्ट ऑफ, नॉट ऑल, मोस्ट ऑफ लिखा मैंने, सारे के सारे नहीं हो सकते, पर मोस्टली जो मिले वो क्या है, डोमिनेंट एलील जो है वो मोस्टली कैसे, वाइल्ड टाइप के, और रिसेसिव एलील क्या है, मोस्टली आपके म्यूटेंट टाइप के। तो मोस्ट ऑफ म्यूटेंट एलील जो है वो किस टाइप के, रिसेसिव टाइप के। डोमिनेंट एलील को आप कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, अपर केस लेटर्स। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर बात करें, जैसे कैपिटल टी है, कैपिटल ए है, कैपिटल बी है, तो अपर केस लेटर से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और जो रिसेसिव एलील है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है लोअर केस। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपन बात करें, स्मॉल टी आ गया, स्मॉल ए, स्मॉल बी, इस टाइप्स। तो ये जो है लोअर केस में किसको रिप्रेजेंट किया जाता है, रिसेसिव को। अपर केस में किसको रिप्रेजेंट करते हैं, डोमिनेंट को। ठीक है, डोमिनेंट एलील किसको बोलेंगे, जिसके प्रेजेंस में दूसरे एलील का इफेक्ट नहीं आए, सेम जीन के दूसरे एलील का इफेक्ट नहीं आए तो उसको डोमिनेंट बोलेंगे। जिसने रोका वो डोमिनेंट, जिसका इफेक्ट रुका उसको रिसेसिव। इसको अपर केस से शो करेंगे, इसको लोअर केस से शो करेंगे। मोस्ट ऑफ वाइल्ड टाइप एलील किस टाइप के, डोमिनेंट। मोस्ट ऑफ रिसेसिव एलील किस टाइप के, म्यूटेंट टाइप। ठीक, समझ में आएगी नहीं यही बात। अब यहाँ पर देखो, एक इंडिविजुअल में ऐसे दो क्रोमोसोम जिस पे इक्वल नंबर में जीन हो और जिनका ऑर्डर भी सेम हो, तो उसको तो आप क्या बोल देंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। और इंडिविजुअल जिनमें एक जीन के सेम एलील हो
तो ये कंडीशन कैसी हो जाएगी, होमोजाइगस। और होमोजाइगस के केस में दोनों डोमिनेंट हो तो होमोजाइगस डोमिनेंट बोल देंगे। जो इंडिविजुअल है वो क्या हो जाएगा, होमोजाइगस डोमिनेंट। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक कैपिटल है दूसरा स्मॉल, यानी एक डोमिनेंट और दूसरा रिसेसिव एलील है। तो ये वाली कंडीशन कैसी हो जाएगी, हेट्रोजाइगस। इस इंडिविजुअल को क्या बोल देंगे, जिस करेक्टर का ये जीन था उस करेक्टर के लिए इंडिविजुअल क्या हो जाएगा, हेट्रोजाइगस। यहाँ पर इंडिविजुअल में दोनों डोमिनेंट एलील है एक जीन के, तो क्या हो जाएगा, होमोजाइगस डोमिनेंट। और यहाँ देख पा रहे हैं एक डोमिनेंट एलील है और दूसरा कैसा है, रिसेसिव एलील है। ठीक है, यहाँ पर आप दोनों को चलो रिसेसिव कर लीजिए। तो ये कंडीशन के अंदर दोनों सेम है पर दोनों रिसेसिव टाइप के हैं, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, होमोजाइगस रिसेसिव। ये कंडीशन कैसी हो जाएगी, होमोजाइगस रिसेसिव। अब मैं इन दोनों एलील को कंपेयर करूं तो क्या ये सेम जीन के एलील है, लोकस ही चेंज हो गया, यहाँ तो लोकस ही चेंज हो गया ना। तो यहाँ पर अगर लोकस चेंज हो जाता है तो वो सेम जीन के एलील कंसिडर नहीं करेंगे इसको। ये और इसका लोकस भी अलग है, इसका और इसका लोकस क्या है, सेम है। तो ये क्या हो गए, जीन्स एलील्स ऑफ सेम जीन। और इन दोनों को कंपेयर करें तो ये क्या हो गए, एलील्स ऑफ टू डिफरेंट जीन्स। और इनकी अगर बात करूं मैं तो ये दोनों आपस में क्या है, एलील्स ऑफ सेम जीन। क्योंकि सेम जीन के एलील कहाँ पर मिलेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम पे, सेम लोकस पे मिलेंगे। इसको इससे कंपेयर करेंगे, डिफरेंट जीन के एलील, इसको इससे कंपेयर कर लो, लोकस चेंज होते हैं डिफरेंट जीन हो जाएगा। ठीक, कर लो नोट। यहाँ पर वो मेंडल वाला एग्जाम्पल लेते हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट एलील अगर दोनों सेम है एलील और दोनों डोमिनेंट है तो कंडीशन मान लीजिए कैपिटल टी वाली, हुई कि नहीं हुई। और होमोजाइगस रिसेसिव की बात करें, दोनों स्मॉल टी वाले आ गए, तो ये कंडीशन क्या होगी, होमोजाइगस रिसेसिव। हेट्रोजाइगस की बात करें तो एक कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी साथ में हो तो उस कंडीशन को आप क्या बोलते हैं, हेट्रोजाइगस। अब इस कंडीशन में भी प्लांट कैसा होगा, टोल। इस कंडीशन में प्लांट कैसा होगा, टोल। और इस कंडीशन में क्या होगा, ड्वार्फ। तो एक जीन के दो एलील थे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। कैपिटल टी टॉलनेस के लिए रिप्रेजेंट कर रहा था और स्मॉल टी ड्वार्फनेस को रिप्रेजेंट करता। पर आप देखिए डोमिनेंट एलील जो है वो अपने आप को कौन सी कंडीशन में शो कर रहा है, देखो होमोजाइगस में भी शो कर रहा है और हेट्रोजाइगस में भी कर रहा है, जबकि रिसेसिव एलील केवल होमोजाइगस कंडीशन में अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर डोमिनेंट एलील के अंदर एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, एक्सप्रेस itself in both homozygous and heterozygous condition, दोनों कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। जबकि रिसेसिव एलील कौन सी कंडीशन में एक्सप्रेस करता है, इट एक्सप्रेस itself only in होमोजाइगस कंडीशन, केवल अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करेगा। समझ में आया कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे इस पे ध्यान नहीं देते। ठीक है, ये अलग से पॉइंट मैंने लिखवाया तुम्हें ताकि इसके ऊपर गौर रहे। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा।
डोमिनेंट एलील किसको बोलेंगे? जो दोनों कंडीशन में होमोजाइगस हेटेरोजाइगस में अपने आप को एक्सप्रेस करे। रिसेसिव एलील कौन सी कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करता है? केवल होमोजाइगस कंडीशन। और कैसे करता है तो ये आप देख लीजिए, इस कंडीशन में टॉल, इसमें भी टॉल, और इस कंडीशन में क्या है? ड्वार्फ प्लांटा।
बहुत है क्या? जीनोटाइप फिनोटाइप वर्क करवा दूँ? बहुत है, बहुत है, बहुत है। क्या हुआ, समझ में आ गया? बढ़िया। तो आज तो कोई गाना क्लास में पटाकर, क्लास में पटाकर गाने करके बनाया है। ये भी तो जरूरी है ना, एग्जाम भी जरूरी है। 12th में है क्या इस बार? बोर्ड पे भी जाना, ये पढ़ेगा तो बोर्ड पे उतना ज़्यादा गौर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्वेल्थ में एक ही बच्चा है क्या, और कौन है 12th में? एक वो तनवीर है शायद, है ना, और अरमान, 3-4 बच्चे और। देखो, इसमें से सबसे पहली चीज़ कि जेनेटिक्स में बातें समझ में क्यों नहीं आती है लास्ट में। शुरू में बेसिक बातें नहीं पता होना तो लास्ट वाली जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें वो बिल्कुल ही पल्ले नहीं पड़ेगी। आपको एलील का नहीं पता, आपको जीन क्या होता है ये नहीं पता, आपको होमोजाइगस हेटेरोजाइगस नहीं पता, डोमिनेंट एलील कब अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, रिसेसिव कब करेगा, ये चीज़ें नहीं पता, तो आप जेनेटिक्स का कोई सा भी क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल टाइप का आता है एक क्वेश्चन भी नहीं कर सकते, एक क्वेश्चन भी आप नहीं निकाल पाओगे। और ये चीज़ें आपको पता है तो डेफिनेटली आप प्रैक्टिस से बहुत अच्छा स्कोर करोगे। इसके 6 क्वेश्चन आते हैं जेनेटिक्स में से, 6 आराम से कर सकते, केवल क्लासिकल जेनेटिक्स। तो ये ओवरऑल ये पूरी यूनिट बहुत खतरनाक है, बहुत ज़्यादा वेटेज वाली है। जेनेटिक्स की यूनिट से एमबीए से कितने आते हैं, 8 सवाल। क्लासिकल जेनेटिक्स वो तो पिछली बार आ गए थे, ये एवरेज चलता है। क्लासिकल जेनेटिक्स से कितने आते हैं, 6 सवाल आते, और जो आपका इवोल्यूशन है उससे 2 सवाल आते। कितने हो गए, 16। 64 मार्क्स तो आप यहीं से 64 मार्क्स तो आप यहीं से गेन कर लोगे। उसके बाद बायोटिक वो यूनिट जो आपकी हो चुकी है भाई इसको तो छोड़ दो चाहिए, बाकी वेटेज वाली यूनिट देखो उसमें लगभग 7 सवाल आते हैं नंबर की। उसके अलावा ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी जिसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव हेल्थ दोनों है, इससे 32। किसी का विदेश जाने का सपना तो वो तो इनसे हो जाएगा, होता ना क्वालिफाइंग, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए होते हैं, तो क्वालिफाइंग तो ये यूनिट कर लोगे तो ही हो जाएगा। ठीक है, फिर बात आती है धीरे धीरे दूसरे की चीज़ों, तो वेटेज वाली चीज़ों को पहले पढ़ लो। अब जैसे कई बच्चे लग जाते हैं लिविंग बर्ड पढ़ने बैठ के, 2 सवाल आएंगे बेटा,
हर एक चैप्टर से क्या है, मिनिमम 2 तो आते ही आते हैं बायो में। जितने भी चैप्टर है ना, चाहे 11th का हो 12th का हो, मिनिमम 2 सवाल तो आएंगे ही आएंगे। तो वैसे तो हर चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पर वो चीज़ें, वो चैप्टर जहाँ से आप 50% स्कोर भागते भागते ही कर लोगे, तो मेन फोकस तो आप उसी पे करो, फिर आप धीरे धीरे बाकी चैप्टर को भी कर लो। ठीक है, जिसके सारे चैप्टर कवर होंगे तभी आप एक अच्छा स्कोर 80+ वाला स्कोर जो बायो में कर पाएंगे 90 में से। सेल बायोलॉजी पढ़ लो, 6 क्वेश्चन 24 नंबर वहाँ से आ गए। ठीक है, बाकी कल करते हैं।